है फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब आप चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क पार्ट नंबर 59। अहमद अपने दूसरे प्लेन की तैयारी कर रहा होता है और उधर इरफा डरते हुए वॉशरूम जाती है और फिर वो अपने कपड़े ले जाना भूल जाती है। जब वो फ्रेश अप हो जाती है और वो चेंज करने लगती है तो इसे याद आता है वो तो कपड़े ला ही नहीं थी। उसे ना चाहते हुए भी अहमद को आवाज़ देनी पड़ती है क्योंकि वो ऐसे तो जा नहीं सकती थी बाहर। तो इरफा ऐसे बुलाने लगती है कि मतलब कोई है बाहर। और अहमद जब अपनी कॉफ़ी खुद बना के ला रहा होता है तो इरफा की आवाज़ सुन के 2 पल के लिए हंसना स्टार्ट हो जाता है और फिर खुद अपनी हंसी रोककर सीरियस हो जाता है और उसे कहने लग जाते हैं, हेलो माय डार्लिंग, आपको लगता है हमारे अलावा यहाँ भी और कोई है? मतलब तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ पे जब कोई है ही नहीं तो तुम किससे और मदद मांग रही हो? या तो तुम पागल हो चुकी हो या तो पागल बनने की एक्टिंग कर रही हो। इरफा उससे कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ कबर्ड से कपड़े निकाल के ना मुझे दे दो। अहमद कहता है तुम्हें मैं कपड़े निकाल के दे दूँ, बदले में तुम मुझे क्या दोगी? इरफा बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि इरफा अब इस वक्त जान रही होती है कि अहमद की अभी यही बात है कि वो उसे बिला वजह तक करेगा और अभी अहमद का कोई भरोसा भी नहीं था। तो इरफा बहुत डरी हुई होती है। इरफा अहमद से मिन्नतें और समाजतें करने लग जाती है। अहमद प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ कबर्ड में से कपड़े निकाल के दे दीजिए। देखिए जब आपको ज़रूरत थी तो मैंने भी आपको दिए थे ना। ओह ठीक है, इतना ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना जालिम इंसान भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें कपड़े दे देता हूँ क्योंकि मेरी सज़ा तो तुम्हारी बात भी शुरू होगी ना। चलो पहले मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देता हूँ। वो इरफा के लिए जो सूट लाया हुआ होता है वही सूट इरफा को दे देता है। इरफा जब वो सूट देखती है तो वो बहुत शॉक्ड रह जाती है और वो सूट पहनने से इनकार कर देती है। अहमद ऐसा सूट मैं हरगिज़ वेयर नहीं कर सकती। ओह डियर, लेकिन आपको तो यही सूट पहनना पड़ेगा। वो सूट इस तरह कोई इरफा को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वो कहती है कि हरगिज़ ये पहन के मैं नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं कब कह रहा हूँ कि पहन के आ जाओ, तो ऐसे भी आ सकती हो, कराना चाहो तो मुझे कोई मसला नहीं है। अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, करने के लिए तो मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये ज़बरदस्ती है अहमद। अच्छा, जब मैं तुम्हारे साथ प्यार लिया और पोलाइट रह रहा था तो मैं तब भी मसला था, तुम्हें अब भी मसला है। मुझे ये बताओ तुम्हें मसला मुझसे कब नहीं है? सूट मैंने तुम्हें दे दिया है, चाहो ना चाहो यही पहनना पड़ेगा और अगर आना है तो आओ वरना नहीं आना तो मेरी बला से। फिर रात भी तुमने कुछ नहीं खाया, अभी भी कुछ मत खाना, मुझे क्या है? फिर तुम्हारे अंदर एनर्जी ही नहीं होगी। है मैं तो इरफा को इतना टीज़ करता है कि फिर इरफा को वो सूट आके पहन के आना ही पड़ता है। और जब इरफा वो सूट पहन के आ जाती है तो अहमद उसे देख कर 2 मिनट के लिए बहुत तंग रह जाता है कि मतलब इसने इतना मना किया फिर भी वो ये सूट पहन के आ गई। और वो जो सूट था उसके बाजू नहीं थे, स्लीव्स थे ही नहीं और वो काफ़ी टाइट सूट था जो इरफा पहनना नहीं चाहती थी। लेकिन अहमद उसे टीज़ करते करते कि फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है करके उसे वो सूट पहनने पर राज़ी कर ही देता है। इरफा जब वो सूट पहन के आती है तो सूट में पीछे से जिप भी होती है और टोरी भी। इरफा टोरी तो मुश्किल से थोड़ी बहुत बांध लेती है लेकिन जिप उससे आ ही नहीं रही होती है, तो उसे ना चाहते हुए अहमद की हेल्प मांगनी पड़ती है। क्या हुआ इरफा? अहमद उसे देख कर दंग रह जाता है लेकिन 2 मिनट बाद इरफा जब उसे टटोलने की कोशिश करती है बाजू से, फिर अहमद को जब हार्ट होता है तो वो उसे देखता है तो फिर वो उसकी जिप बंद करने की कोशिश करता है जो अटक चुकी होती है पीछे। इरफा तुम अपने बाल तो पीछे से हटा दो यार, तभी तुम जिप लॉक को वरना कैसे होगा। इरफा को लगा था कि शायद अहमद धीरे धीरे सारा वाक़या तो सब भूल गया हो, तो इसीलिए वो उसे पोलाइट करने की कोशिश करती है क्योंकि उसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इरफा चाहती थी कि वो अहमद के साथ नॉर्मली रह सके और उसका ट्रस्ट उस पर वापस बिल्डअप हो चुके और ताकि फिर वो दूसरी बार कुछ ऐसा कदम उठाने की कोशिश करे जो फिर अहमद के हाथ वो बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि इस बार वो नहीं चाहती थी कि वो उसके हाथ लगे और अहमद ऐसा नहीं होने दे सकता था। खैर अहमद इरफा की जिप लॉक कर देता है और जब इरफा पीछे मुड़ के देखती है तो अहमद के ज़ख्म में से फिर से खून निकलने लगता है। तो वो अहमद से कहती है ना आप अपनी शर्ट निकाल दो। अहमद को 2 मिनट के लिए तो समझ में नहीं आ रहा था कि इरफा एक्चुअली बोल क्या रही है। अहमद आप शर्ट निकाल लो अपनी। क्यों? वो भी तुम मुझे बोल रही हो कि मैं शर्ट निकाल लो इरफा? या तो मैं पागल हो चुका हूँ या तो तुम। अरे मैं पागल नहीं हूँ,
आप शर्ट उतार रहे हो या फिर मैं आपकी कुछ हेल्प कर लूँ? अच्छा, अहमद ये समझ ही नहीं पा रहा होता कि मतलब इरफा ये सब कुछ कह रही है। अहमद को जब यकीन नहीं आ रहा होता तो वो कहता है मुझे नहीं निकालना शर्ट, मुझे नहीं निकालना। फिर इरफा ड्रॉअर चेक करने लगती है, क्या हुआ है, क्या पागलों की तरह चेक किए जा रहे हैं, फिर से कोई भागने का इरादा है तुम्हारा? अहमद आप ही सोचे, ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। और वैसे भी बिना कोई कानूनी कार्रवाई के तुमसे दूर जाना खुद के लिए मौत की दावत है। और रात मेरे साथ तुमने जो कुछ किया उसके बाद मैं बखूबी समझ चुकी हूँ सारी बातें। आइंदा मैं तुम्हें किसी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। लेकिन अहमद अब चाहता था कि इरफा कुछ ऐसा बोले जिससे वो अपना गुस्सा उसे दिखाए। वो अपना गुस्सा बहुत मुश्किल से दबाए हुए था और अब वो गुस्सा अब तक किसी भी कीमत में बाहर लाना चाहता था, क्योंकि इतना गुस्सा वो संभाल नहीं सकता था। इसीलिए वो चाहता था कि इरफा कुछ ऐसी हरकत करे जिससे वो उसे बताए कि वो क्या कर सकता है। लेकिन इरफा तो अभी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, उसकी सोच से बरक्स बिहेव कर रही थी। इरफा ड्रॉर चेक करते करते जब वो सेकंड ड्रॉर चेक करती है तो उसे वहाँ पे सीजर मिल जाता है और जब वो कैंची उठाती है और फिर अहमद को देखकर हंसने लगती है और फिर दूसरे ड्रॉर से पट्टी भी निकालती है। इरफा कहती है कि मतलब अब ये पट्टी जो तुमने मुझे रात बांधी थी ना, वैसे ही पट्टी मैं तुम्हारी आंखों पे बांध देती हूँ। तो अहमद पहले तो उससे बहुत गुस्सा होता है, उसे लगता है कि इरफा चली जाएगी, उसे आंखों पे पट्टी बांध के इसे बेवकूफ़ बना के चली जाएगी। जबकि अहमद कहता है कि तुम्हारी सारी कोशिशें नाकाम होगी, बाहर मैंने गार्ड्स को बिठा दिया है और अगर तुम यहाँ से जाने की कोशिश करो भी तो भी तुम पकड़ी ही जाओगी। तो प्लीज़ बेहतर यही रहेगा कि तुम मेरे साथ कोई गेम प्ले मत करो। अहमद आपको लगता है मैं इस रात के बाद आपके साथ अभी कोई गेम प्ले करने की कंडीशन में भी हूँ, क्योंकि रात मेरे साथ आपने जो कुछ किया उसके बाद मेरे में तो मज़ीद कोई हिम्मत नहीं है कि मैं आपसे कोई पंगा वगैरह लूँ। अच्छा इरफा, करने क्या वाली हो तुम? ये पट्टी क्यों उठाई है तुमने? अगर इजाज़त हो तो तुम्हारी आंखों पे बांध दूँ मैं। इरफा अहमद से काफ़ी छोटी दिख रही होती है तो वो पहुँच नहीं पा रही होती है। वो उसे कहती है कि थोड़ा सा बेड के नज़दीक खड़े होइए ताकि मैं बेड के ऊपर खड़े होकर आपकी आंखों पे पट्टी बांध सकूँ। अहमद को लग रहा होता है कि ये काफ़ी क्यूट हरकतें कर रही है, शायद मुझे बनाने की, जो कि अहमद को सही लग रहा होता है कि वो उसे बनाना ही चाह रही होती है। वो नहीं चाहती कि अहमद मज़ीद कोई गुस्से में आकर उसे कोई हर्ट कर ले। उसे समझ आ गया था कि अगर अहमद को गुस्से से दूर रखना है, खुद ठीक रहना है, तो उसे ये बिहेव करना ही पड़ेगा, चाहे उसे अच्छा लगे ना लगे। क्योंकि रात कम से कम वो ये तो जान चुकी थी कि अहमद किस हद तक जा सकता है। अहमद ने तो रात को उसे इतना भी कह दिया था कि अगर आइंदा उसने कोई इस हरकत से मुजाहिरा करने की कोशिश भी की तो उसके साथ वो कुछ हो सकता है जिसके बारे में वो क़तई तौर पर दिमागी तौर पर तैयार भले ना हो, लेकिन फिर उसे वो करना ही पड़ेगा। अहमद किस तरफ इशारा दे रहा था इरफा बखूबी समझ पा रही थी। खैर अहमद इरफा की ये बातें सुनने के बाद उसके कहता है कि ठीक है, तुम जो कह रही हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुमने आज तक जो भी किया है मैंने तुम्हारा साथ ही दिया है इरफा। और अभी मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि तुम ये कुछ करना भी चाह रही हो या नहीं। अहमद एक बेड के पास खड़ा होता है, इरफा वहाँ बेड पे चढ़ी है। उस जो बेड से अहमद की आंखों पे पट्टी बांधने लग जाती है। जब अहमद को आँखों पे पट्टी बंधा देती है तो अहमद उसे कहने लगता है कि देखो वो ये पट्टी हटाने लगे। इरफा कहती है कि 2 मिनट तो सब्र कर लो, आपके अंदर सब्र की कितनी किल्लत क्यों है। अहमद को लग रहा होता है कि शायद इरफा नहीं जाएगी। इरफा उसे हाथ का सहारा देकर उसे कहती है कि तुम बेड पे बैठ जाओ। अहमद जब बेड में बैठ जाता है तो इरफा उसके शर्ट के बटन खोलने की बजाय उस बटनों को काटने लग जाती है। इरफा ये तुम क्या कर रही हो? वो मेरे पास तो सीज़र है, तुम उससे ही तुम्हारे बटन कट के इरफा तो मैं बटन खोल भी सकती थी, तो तुम ये सब कुछ क्यों कर? ये मैं बिल्कुल उसी तरह कर रही हूँ जिस तरह रात को तुम मुझे खाना खिला सकते थे हाथ खुलवा के मेरे। ठीक है, हाथ खोल सकते थे मेरे ताकि मैं खाना खाऊँ। तुमने मेरे हाथ खोले, हाँ, 2 चम्मच मुझे वो चावलों के खिला के फिर मुझे कहा कि नहीं खा सकती तो मत खाओ। पता है तुम्हारे हाथ पैर फिर बांध दे, फिर तुम्हें खिलाए और फिर इस तरह से खिलाए कि जैसे उससे मैं भरा पड़ा हूँ, आप खाओगे खाना? आपने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया है फिर, और अब आपको ये देखना ही पड़ेगा। इरफा जब अहमद को ये सब कुछ बोल रही होती है तो उसकी आगे से बटन तो कट कर ही देती है और फिर उसे कहने लगती है कि तुम 2 मिनट यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ।
5 मिनट भी गुजर जाती है और अहमद को लगता है कि ना तो इरफा की आवाज़ आ रही है, ना तो उसकी कोई हरकत उसे महसूस हो रही है। तो अहमद को लग रहा होता है कि इरफा वहाँ से चली गई है। लेकिन 2 मिनट बाद कुछ ऐसा होता है कि अहमद उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। इरफा उसके पीछे बैठ जाती है और आराम से उसकी शर्ट को पीछे से कट करने लग जाती है और फिर उसके बाजू वाले हिस्से से भी काट देती है, फिर दूसरे बाजू वाले हिस्से भी काट देती है। और फिर अहमद उसे कह रहा होता है तो इरफा फ़ौरन अपनी उंगली उसके होठों पे रख के उसे कहने लगती है कि खामोश हो जाइए। इरफा, तुमने मेरी शर्ट क्यों फाड़ दी? आपको बहुत शौक है ना कि मैं आपके साथ इस तरह से बिहेव करूँ। उसके बाद इरफा वो ब्रांडेड चीज़ें ले आती है जिससे वो फर्स्ट एड बॉक्स से उसकी बैंडेज कर सके और फिर वो उसकी पट्टी जो होती है उसे भी कट कर रही होती है। और अहमद को जब लग रहा होता है कि इरफा उसकी पट्टी को चेंज कर रही है तो अहमद उसे कहने लगता है कि ये तुमने सब इसलिए किया ताकि तुम मेरी पट्टी चेंज कर सको। इरफा अहमद से कहती है खामोश हो जाइए, मैं बस बैंडेज करना चाह रही हूँ। अहमद को 2 मिनट के लिए एहसास होता है कि जिसको रात उसने इतना हर्ट किया था फिर भी वो उसके ज़ख्मों पर मरहम लगा रही थी। अहमद इरफा को कहता है कि तुम यहाँ से जा भी तो सकती थी मेरी आंखों पे पट्टी बांध कर। अहमद, मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है। मैंने जो किया बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तौर पर मुझे उसके बहुत बहुत गिल्टीनेस है। जब मैं वहाँ बिलाल के घर भी गई थी तो मैंने बिलाल को यही कहा था। मैं अहमद से भाग तो गई हूँ लेकिन अहमद से दूर जाके मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मेरे पास तो और कोई है ही नहीं और ना तो यहाँ रहे तो कोई और अहमद के अलावा मैं क्या करूँगी, कैसे जीऊँगी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अहमद उस वक्त मेरी जज्बाती तौर पर फैसला ले तो लिया था लेकिन मैं यही नहीं समझ पा रही थी कि मैं जाऊँगी कहाँ, करूँगी क्या, रहूँगी कैसे, मैं क्या करूँगी अब, क्योंकि मैं ये तो जान चुकी थी कि मैं आपके अलावा तो जी नहीं सकती। वो ये तो जान गई थी कि अहमद को यही बातें सुनाकर वो अपने जाल में वापस से सेट कर सकती थी, लेकिन अहमद इस बार उसकी बातों में आने वाला बिल्कुल भी नहीं था। इतना तो जान ही गया हो कि तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो ताकि मुझे अपनी जाल में कैसे फंसा सकूं और फिर से मुझसे दूर जाने के लिए, या फिर मैं कहूँ कि हमेशा के लिए जाने के लिए मुझे अपने शीशे में उतार रही हो। हाँ, ये तो मैं जान चुका हूँ इरफा जब उसे लगता है कि अहमद तो उसकी बात समझे जा रहा है तो उसकी वो फटाफट बैंडेज करके वहाँ से जब निकलने लगती है तो अहमद उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे अपने पास बैठा लेता है और उसे कहने लगता है लिहाजा उसके कान में कि देखो, तुमसे दूर जाकर मैं नहीं जी सकता और अब तुम पर भरोसा करके मैं फिर धोखा नहीं खा सकता, क्योंकि अगली बार अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश भी की तुम्हारे साथ भले ना जी सकूँ लेकिन तुम्हें मार कर मैं मर जरूर जाऊँगा। इरफा को अब अहमद मारने की धमकी तक दे चुका था कि अगर मुझसे जाना है तो मौत ही तुम्हें मुझसे अलग कर सकती है, बाकी ज़िंदा रहते हुए तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूँगा। और तुम्हें बहुत शौक है ना मेरे करीब आने का। फिर अहमद अब उसके ऊपर झुक जाता है, तो लो मैं तुम्हारे करीब आ चुका हूँ, अब भी हल्की सी दीवार भी अपने ऊपर से हटा दो तो अच्छा है, मेरी मोहब्बत को अब अपना लो तो अच्छा है। इस कदर हमसे बेजारियत ना करो, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम हमसे मोहब्बत कर लो तो अच्छा है। इस कदर हमने तुमसे की है मोहब्बत, इस कदर हमने की है तुमसे मोहब्बत कि अपना आप भी भूल कर तुमसे मोहब्बत करना अच्छा है। अब तुम बताओ इरफा, क्या है आपको हमसे मोहब्बत या इस मोहब्बत से बेजार रहना अच्छा है? कितना छुप लोगे हमसे? अब ये छुपना भला क्या अच्छा है? कितना तड़पाओगे अपने महबूब को? क्या इतना तड़पाना अच्छा है? अहमद की बातें सुनकर इरफा 2 मिनट के लिए तो उसे ये लग रहा था कि अहमद नहीं उसके सामने कोई शायर खड़ा हो। आपको शायरी भी आती है? इतना ये सोच रही थी जिस इंसान को वो ऐसा समझ रही थी कि वो पत्थर दिल है, उसके दिल में इतना दुख भी है। वो इतनी दीवारों की हद तक इरफा को चाहता था, वो उसे कभी धोखा नहीं दे सकता था, उससे मोहब्बत करता था, उससे एक एक पल अपनी गुर्बत का मांग रहा था और उससे ये कहना चाह रहा था कि देखो मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, अपनी फैमिली आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। इरफा, पता नहीं तुम चाहती क्या हो। अहमद उससे बेजारी से अपनी तकलीफ़ का इकरार कर रहा होता है और इरफा उसे देखकर फिर अपनी नज़रें झुका लेती है, क्योंकि इरफा के पास उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं बचा था। अहमद, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर रहो। अहमद को जब ये बात सुननी होती है उससे फटाफट उठ जाता है और उसे कहता है कि अपनी अगली पनिशमेंट के लिए तैयार रहो इरफा,
जाओ फ़ौरन मेरे लिए नाश्ता बना के ले आओ। अहमद इस बार उसकी बातों में नहीं आता और उसे कहता है कि जाओ नाश्ता बनाओ। और इरफा जब नाश्ता बनाने जाती है तो उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ से काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि अहमद की बातें उसके कानों में चल रही होती है और फिर सबकी बातें इतनी ज़्यादा उसे स्ट्रेस हो चुका होता है कि वो बता ही नहीं सकती थी। इरफा बस इतना चाहती थी कि वो किसी तरह से स्ट्रेस से बाहर निकल आए, और जब तक वो अहमद के साथ थी वो स्ट्रेस से कभी बाहर नहीं निकल सकती थी। उधर अहमद उसके लिए नेक्स्ट सरप्राइज़ प्लान कर चुका होता है, और जब आधे घंटे बाद भी उसके लिए नाश्ता नहीं आता तो अहमद खुद ही किचन चला जाता है। क्या हुआ यार, नाश्ता बनाने में इतना कोई टाइम लगता है कि चाय बनाकर बस ये स्लाइस को मक्खन लगा के आ जाते, तुम्हें टमाटर लगा के, लेकिन तुमसे तो कुछ भी नहीं होता यार। इरफा कह रही थी यार मुझे चक्कर आ रहे बहुत, मैंने रात को भी खाना नहीं खाया। ओले ओले, मेरा शोना बाबू ने खाना नहीं खाया। अहमद उसको कहता है कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए एप्पल कट कर देता हूँ। अहमद जब एप्पल कट करने लगता है तो उसका हाथ भी थोड़ा कट हो जाता है, तो इरफा ये देख के बहुत डर जाती है, उसे कहने लगती है आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है, चोट लगा दी अपने आप को। और फिर वो